हेलो दोस्तों। हम लोग आज 4 जुलाई 2022 इससे इस डेट को जो जो न्यूज आर्टिकल इम्पोर्टेंट थे जो आगे उसका इम्पैक्ट हो सकता है, आगे एज ए क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं या वो डायरेक्टली एज ए क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लेकिन उसके पहले हम लोग देखेंगे आज का कोट। आज का कोट है हेनरी फोर्ड जी के द्वारा। वो कहते हैं कि वेन एवरीथिंग सीम्स टू बी गोइंग अगेंस्ट यू, रिमेंबर दैट द एयरप्लेन टेक्स ऑफ अगेंस्ट द विंड, नॉट विथ इट। मतलब क्या है कि जब आपको जीवन में कभी भी ऐसा लगे कि हर चीज आपके विपरीत ही चल रहा है, तो आप ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि एरोप्लेन जो आपका उड़ता है तो वो हमेशा हवा की विपरीत दिशा में ही टेक ऑफ करता है, ना कि हवा की दिशा में। हवा को काटता हुआ आगे बढ़ता तब वो ऊपर जाता है। तो इससे क्या सीख मिलती है हमें कि जब भी कुछ वैसा विपरीत सिचुएशन आए तो समझ लीजिए कि आपका अच्छा समय बहुत ही नजदीक आने वाला है। बस कंडीशन एक है कि आप जो अपना अंदर का थ्रस्ट है उसको कंटिन्यू रखें। एरोप्लेन मान लीजिए कि हवा के अगेंस्ट में बंद बैठा है तो थोड़ी उड़ने लगेगा, तो उड़ तो पाएगा नहीं। वो उड़ेगा तभी जब वो थ्रस्ट में रहेगा, मोमेंटम में रहेगा, चलता रहेगा। तो वो चलते रहना जरूरी है। तो ये हमारा आज का कोट है। इसको हम लोग कई जगह पे यूज कर सकते हैं। विपरीत परिस्थिति वाला जो भी सिचुएशन होगा उसमें हम लोग इस कोट को यूज कर सकते हैं, इन ऐसे ऑल्सो। तो ये सारे सिचुएशंस हैं। इवन GS4 में भी इसका यूटिलिटी है। मान लीजिए आपका बहुत ही करप्ट है टोटल इन्वायरमेंट, उसमें आपको इथिकली साउंड बने रहना है, बिल्कुल ईमानदार अपना पोजीशन बना के रखे रहना है। तो उसमें ये सारी चीजें हैं जो आपको मोटिवेट करेंगे कि आप अपने स्टैंड पे बने रहें, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो आपको आगे आपके कैरियर में, आपके कैरियर प्रोग्रेशन में काफी ज्यादा मदद करेगी। आपके काम को आगे रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो ये आपके फ्यूचर प्रोग्रेस को दिखाता है। क्या, चलिए हम लोग चलते हैं आगे अपने पहले आर्टिकल पे। तो ये जो पहला आर्टिकल है ये द हिंदू से लिया गया है, कस्टोडियल डेथ को लेके। इसको लिखने वाले भी एक IPS ऑफिसर हैं। वो स्टार्ट ही करते हैं एक डेटा से। वो डेटा ये है कि 2001 से 2018 के बीच में टोटल 1727 आदमी पुलिस कस्टडी में मरे हैं, जबकि जो टोटल कन्विक्शन हुआ है इस केस में, उनको जो पुलिसमैन को पकड़ के सजा दी गई हो, वो मात्र 26 आदमी को ही दी जा चुकी है, अभी तक दी जा सकी है। तो अभी ये मुद्दा क्यों आया सामने? अभी कुछ दिन पहले ही तमिलनाडु में इस तरीके का कस्टोडियल डेथ का एक केस आया था, फिर बिहार में भी अभी एक केस आया था। तो इस वजह से ये मुद्दा हमारे सामने आया है। इसको एड्रेस के लिए करने के लिए बहुत सारा चीज आया है। जैसे कि आपको बोला गया कि सारे जो पुलिस स्टेशन है वहां पे CCTV लगा दो। जो पर्सन इंटरोगेट करने जा रहा है एक्यूज्ड को, वो अपने बॉडी में कैमरा लगा के जाए, तो बॉडी कैमरा जो पहला हमारा टेक्नोलॉजी वाली बात है। फिर बहुत सारे नए नए टेक्निक्स हैं इंटरोगेशन के, वो यूज किए जा रहे हैं। जैसे नार्को टेस्ट हो गया, ब्रेन फिंगर मैपिंग हो गया, पॉलीग्राफ हो गया। तो इसको हम लोग कंबाइंड एक टर्म है डिसेप्शन डिटेक्शन टेस्ट, उसी चीज का एक कंबाइंड टर्म है। तो इसका यूज करने का ये बताया गया है। फिर अगला जो टेक्नोलॉजी अभी पॉसिबिलिटी, इसको हम लोग फॉरेन कंट्रीज में देख रहे हैं कि वो लोग अभी इसको टेस्ट कर रहे हैं। वो ह्यूमन इंटरोगेटर की जगह रोबोट इंटरोगेटर का यूज कर रहे हैं, जिसमें कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से इनेबल होगा। और ये ह्यूमन टेंडेंसी के तौर पे देखा गया ये है कि कंप्यूटर अगर कुछ वैसा आपसे कुछ पूछता है या करवाता है तो आप सही सही रिस्पॉन्ड करते चले जाते हो। तो इसी ह्यूमन टेंडेंसी को ये लोग इंटरोगेशन में यूज करना चाह रहे हैं। तो ये सारी टेक्नोलॉजी इन्होंने अपने आर्टिकल में बताई कि ये सारा का यूज है, लेकिन साथ में इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं। वो चैलेंज हम लोग इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर देखें तो 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने, जो केस का नाम है, इसको इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग याद रखेंगे, आगे के लिए कैरी करें जरूर आप लोग। जैसे सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका केस, ये आंसर में अगर आप केस का नाम मेंशन करेंगे तो बहुत ही अच्छा इंपैक्ट पड़ता है इसका। तो इस केस में यह बोला गया कि जो एविडेंस कलेक्ट किया गया है नार्को टेस्ट के द्वारा, उसको हम लोग एविडेंस एक्ट के अंतर्गत में एडमिसेबल नहीं मानेंगे, क्योंकि उसका जो इंडिविजुअल है उसका कंसेंट इसमें नहीं लिया गया था टेस्ट से पहले।
फिर दूसरा जो इसके साथ में जो टेक्नोलॉजी यूज है, इसका प्रॉब्लम ये होगा कि बायसनेस की संभावना ये बनी रहेगी। अगर मान लीजिए जो इंटरोगेट करने वाला है मशीन को उस तरीके से डिजाइन किया है जो उसका बायसनेस है, जो अपने उसके मन में बायसनेस है किसी के प्रति, तो वो बायसनेस उस सिस्टम में भी झलकेगा कि क्या है। फिर क्या है, पेरिल ऑफ ऑटोमेटेड इंटरोगेशन टैक्टिक्स। तो बहुत सारा वैसा होगा कि इसमें सिचुएशन ऐसा आएगा कि डॉक्टर्ड वीडियो या इस तरीके का उसको अल्टर करके कुछ भी करके उसको प्रोड्यूस किया जा सकता है उस इंडिविजुअल के अगेंस्ट ही। तो ये सारा प्रॉब्लम इसके साथ में है। और उसके अलावा जो सोशल स्टीरियोटाइप्स है, कोई पर्सन अगर किसी पर्टिकुलर रिलीजन या किसी कास्ट या रीजन के प्रति अगर उसका कुछ स्टीरियोटाइप है, कुछ उसके मन में दुर्भावना है उस क्षेत्र या उस व्यक्ति या उस जाति उस धर्म के लोग के प्रति, तो वो चीज उस मशीन में भी आ जाएगी। एक जो दूसरा पॉइंट था आपका बायसनेस वाला, उसी से मिलता जुलता पॉइंट है, लेकिन बायसनेस और स्टीरियोटाइप में थोड़ा सा अंतर ये होता है कि बायसनेस में आपको पता होता है बिल्कुल क्लियर कि हाँ मैं जानबूझ के ऐसा कर रहा हूं। स्टीरियोटाइप क्या है कि आपका जो सोशलाइजेशन हुआ, जो सामाजिकरण की प्रक्रिया हुई है, उस सोशलाइजेशन के थ्रू आप में वो इनकलकेट हो चुका। बहुत जगह पे ये भी देखा है कि आपको इवन पता भी नहीं होता है कि मेरे अंदर ये स्टीरियोटाइप है। तो इसमें अंतर यही है। तो ये चैलेंज टेक्नोलॉजी यूज करने का है। फिर जो है अगर वे फॉरवर्ड के तौर पे देखें तो जो ऑथर हैं वो सजेस्ट करते हैं कि हमको हर लेवल पे काम करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी तो ठीक है आप एडॉप्ट करोगे, उसके साथ में हम लोग को लीगल चेंज करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज करना पड़ेगा। तो ये सारे चीज ही इसमें लिखे गए हैं। तो हम लोग देखते हैं क्या क्या बात है। जैसे लॉ कमीशन ने सजेस्ट किया था कि आप एविडेंस एक्ट को अमेंड करें ताकि इस टेक्नोलॉजी बेस्ड जो एविडेंस नया जनरेट होगा उसको भी कोर्ट में मान्य माना जाए। अभी उसको मान नहीं रहे हैं क्योंकि एविडेंस एक्ट में वो बात नहीं लिखी हुई है। तो वो उसको अगर अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट अमेंड कर देती है तो ये चीज उसमें एडमिसेबल हो जाएगा कोर्ट में। तो इस बेसिस पे भी सजा दी जा सकेगी। इससे जो कस्टोडियल डेथ वाला प्रॉब्लम है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि कस्टोडियल डेथ होने का मेन कारण क्या है, इंटरोगेशन में बहुत इस तरीके का वायलेंस या मारपीट वाला ऑप्शन, टॉर्चर वाला ऑप्शन यूज किया जाता है, और इसी का एक्सट्रीम जब हो जाता है तो डेथ हो जाती है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज के तौर पे यहां पे क्या बोला गया है कि जो डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल केस, इस केस को भी आप लोग याद रखेंगे। कहीं पे भी कस्टोडियल डेथ वाला अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें बिना सोचे समझे इस केस को हम लोग मेंशन कर सकते हैं कहीं पे भी कस्टोडियल डेथ देखते हुए। तो इसको ध्यान में रखना है। तो इस केस में क्या बोला गया था कि जो आर्टिकल 21 है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें हम लोग को दिया गया है राइट टू डिग्निफाइड लाइफ। उसका अधिकार हर व्यक्ति को दिया गया है। तो ये उस जो पर्सन एक्यूज्ड है जिसको कि इंटरोगेट किया जा रहा है उसके भी लाइफ की बात की जा रही है कि उसको भी प्रोटेक्ट किया जाए। और साथ ही डीके बसु केस में एक चीज और बोला गया था कि जो भी कंसर्न्ड ऑफिशियल्स हैं उनको रिस्पॉन्सिबल इसमें इंक्वायरी हो, अगर रिस्पॉन्सिबल पाया जाता है तो उनको कन्विक्ट किया जाए। हाँ, एक चीज और इसमें जो एक्स्ट्रा बात है वो ये है, वो कुछ दिन पहले एक आर्टिकल में आया था, वो मैं यहीं पे बता देता हूं। उसमें यह चीज था कि जो क्राइम करने वाले हैं पुलिसमैन, और जो केस का इन्वेस्टिगेशन यहां पे होगा, क्योंकि क्राइम करने वाला यहां पे पुलिस वाला ही है, कस्टोडियल डेथ हुआ है, और जो इन्वेस्टिगेशन होगा वो भी इंटरनल इंक्वायरी कमेटी ही करेगी, तो वो भी पुलिस वाला ही होगा। तो उसमें आपका कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सिचुएशन हमेशा बना रहेगा। इसी वजह से हम लोग देखते हैं कि इन सारे केसेस में जो कन्विक्शन रेट है वो बहुत ही कम है। तो ये सारी चीजें हैं। तो हम लोग को अगर इसको ठीक करना है, वे फॉरवर्ड के तौर पे देखें तो उसमें वे फॉरवर्ड ये है कि थर्ड पार्टी इंक्वायरी की जाए, जिसमें कि पुलिस का ही अगर हम लोग देखें तो जो प्रकाश सिंह वाला जो गाइडलाइन था, प्रकाश सिंह गाइडलाइन रिलेटेड टू पुलिस फोर्सेस, पुलिस रिफॉर्म, वो बहुत ही फेमस केस है। तो वो प्रकाश सिंह केस में बताया गया ये कि जो लॉ एंड ऑर्डर विंग है और जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग है इसको अलग अलग कर दिया जाए। ये दोनों इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से काम करें ताकि दोनों चीज ही बेहतर तरीके से हो सके। अगर ये भी किया जाता है और इन्वेस्टिगेशन जो है अलग टीम के द्वारा की जाती है तो संभावना है कि उसमें बायसनेस या फिर फेवरेटिज्म होने की संभावना कम हो और उसमें कन्विक्शन रेट बढ़ेगा। और कन्विक्शन रेट जैसे ही बढ़ता है तो ये होगा कि उसका डेटरेंस लेवल क्रिएट करेगा। पुलिस वाले भी ऐसा करने से एक बार सोचेंगे कि उनको भी सजा दी जा सकती है।
तो ये था हमारा इस वाले आर्टिकल में। हम लोग चलते हैं अगले आर्टिकल पे। अगला आर्टिकल ये द हिंदू से ही लिया गया है, टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट वाला जो सेक्शन था उसमें था। तो ये टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट वाले सेक्शन में एनआईए के ऊपर बात की गई है। एनआईए अभी करंट में न्यूज में क्यों आया है? तो अभी कुछ दिनों पहले राजस्थान का जो उदयपुर है वहां पे कन्हैया लाल, उनकी हत्या कर दी गई। और एक इंसिडेंट और हुआ जिसमें कि उमेश कोल्हे, उनकी हत्या कर दी गई अमरावती महाराष्ट्र में। तो ये जो हत्या की गई इसमें गवर्नमेंट को लगा कि कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स शामिल हैं जिसकी वजह से डेथ हुआ है। तो ये केसेस एनआईए को फॉरवर्ड कर दिया गया। हमारे सिलेबस के हिसाब से देखें तो एनआईए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारे जीएस3 का जो पेपर है उसमें इंटरनल सिक्योरिटी का एक पोर्शन है। उस इंटरनल सिक्योरिटी के अंतर्गत में जो भी बॉडीज हैं जो डील करती हैं हमारे इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर के, तो उन बॉडीज को भी पढ़ना है। तो इस वजह से इस आर्टिकल को हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार, थोड़ा सा रफ आइडिया रहेगा तो क्वेश्चन में अगर पूछा जाता है तो हम लोग कुछ इसमें बता पाएंगे। तो एनआईए अभी वही बात है जो मैंने पहले बताया आपको, कन्हैया लाल और उमेश कोल्हे जी की जो मृत्यु हो गई है, जो हत्या की गई है, उस केस के रिगार्डिंग में। तो हम लोग देखते हैं कि एनआईए को मैंडेट क्या क्या है, उसको क्या क्या चीजें दी गई हैं कि ये आपको इस केसेस को आपको इन्वेस्टिगेट करना है। तो एनआईए वैसे सारे केसेस में इन्वेस्टिगेशन करेगा जहां की भारत की जो सॉवरेनिटी है, सिक्योरिटी है, इंटीग्रिटी है, वो अगर कहीं पे भी अफेक्ट हो रहा है, उससे रिलेटेड कोई सा भी अगर केस आ जाता है तो वो सारा केस उठ के यूएन के पास, इसके पास चला जाएगा, एनआईए के पास। इसके अलावा अगर किसी फ्रेंडली जो फॉरेन नेशन है उसके साथ में फ्रेंडली रिलेशन बना रहे, उसके अगेंस्ट अगर कोई पार्टी अगर काम कर रही है तो उसका भी केस यहीं पे आएगा। सिमिलरली आपका इंटरनेशनल ट्रीटी हो गया, एग्रीमेंट हो गया, कन्वेंशन हो गया, जो यूएन का कुछ जो रिजोल्यूशन है, वो सारे चीजें इसके अंतर्गत में आएंगी। उसके अलावा मान लीजिए कि कोई टेरर एक्ट वाला कोई भी इंसिडेंट होता है तो वो केस सीधा एनआईए के पास जाएगा। इन एडिशन टू दैट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स के अंतर्गत में काफी सारी चीजें आती हैं, जैसे आपका फेक करेंसी वाला चीज हो गया, आर्म्स स्मगलिंग हो गया, ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया। तो ये सारा कुछ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अंतर्गत में आता है। तो ये सारा ही इन्वेस्टिगेट एनआईए के द्वारा किया जाएगा। और एनआईए का अगर हम लोग देखें कि किस किस एक्ट पे ये लोग काम करता है, तो हम लोग देख सकते हैं क्या कि इस आर्टिकल में ये जो इमेज दिया गया है उसके राइट हैंड साइड में हम लोग देखते हैं कि व्हाट आर द शेड्यूल ऑफेंसेस। तो यहां पे हम लोग पढ़ेंगे तो देखते हैं एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट, एटॉमिक एनर्जी एक्ट, यूएपीए है, एंटी हाईजैकिंग एक्ट है, सिविल एविएशन एक्ट में अगर कुछ इस तरीके का अनलॉफुल एक्ट हो रहा है तो सार्क कन्वेंशन एक्ट हो गया। फिर आपका मैरीन नेविगेशन एंड फिक्स प्लेटफॉर्म ऑन कॉन्टिनेंटल सेल्फ एक्ट, उसके अगेंस्ट में अगर कुछ उसकी सेफ्टी को कुछ खतरा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है तब वो इसके अंदर कवर होगा। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वो इसके अंतर्गत में कवर होगा। आर्म्स एक्ट वो कवर होगा। तो ये वेराइटी ऑफ एक्ट्स हैं जो कि इसके जुरिस्डिक्शन में आते हैं, इसके मैंडेट में आते हैं। तो इस जुरिस्डिक्शन के तहत में एनआईए के हाथ में पावर होगा कि वो जो भी पर्सन इस तरीके के ऑफेंसेस में इन्वॉल्व हैं उनका सर्च कर सकती है, प्रॉपर्टी सीज कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है, उनको प्रोसिक्यूट कर सकती है। ये ऑर्गेनाइजेशन अगर हम लोग स्टार्टिंग देखें तो बना था हमारा जो मुंबई अटैक हुआ था 2008 में 26/11 वाला, तो उसके बाद ही इसकी स्थापना की गई है। और इसमें ये चीज, इसका मेन जो मकसद था बनाने का वो ये था कि जो टेरर रिलेटेड केसेस हैं उसमें हमको चाहिए बेहतर कोऑर्डिनेशन सेंटर और स्टेट में। तो वो सेंटर लेवल पे कुछ वैसा ऑर्गेनाइजेशन से स्टेट पुलिस का जो कोऑर्डिनेशन था वो हो नहीं पा रहा। तो इसलिए एक ऐसी बॉडी बनाई गई जिसको कि पूरी अथॉरिटी दी गई कि पूरे इंडियन टेरिटरी में कहीं पे भी अगर कुछ होता है तो एनआईए उसमें डायरेक्टली जाके उसके केस को इन्वेस्टिगेट कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट उसमें सपोर्ट करेगी। इस वजह से यह बॉडी बनाया गया था, यह कोऑर्डिनेशन वाला जो प्रॉब्लम है इसको दूर करने के लिए। वही बात लिखी गई है आगे कि इसका जुरिस्डिक्शन जो है पूरा इंडियन टेरिटरी और जो भी इंडियंस हैं, इंडियंस कहने का मतलब कि जो इंडिया में रह रहे हैं और बाहर रह रहे हैं उनको भी कवर करता हुआ, तो वो सारे लोग इसके जुरिस्डिक्शन में आएंगे।
इसके अलावा कोई आदमी हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में अगर काम कर रहा है, भले ही वो किसी भी नेशनैलिटी का हो, अगर यहां पे इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में अगर कुछ काम करता है तो उसको एनआईए के तहत में इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है उसके ऊपर। अब देखते हैं कि केसेस कैसे फॉरवर्ड होते हैं। तो केस इसमें जो फॉरवर्ड होता है वो स्टेट, अगर कोई इस तरीके का कुछ उसको केस मिलता है तो वो अपने पुलिस स्टेशन में रजिस्टर करेगा। पुलिस स्टेशन में रजिस्टर करने के बाद फिर आगे फॉरवर्ड कर सकता है वो सेंटर को। सेंटर अगर चाहेगी तो फिर उसको एनआईए को असाइन कर देगी। ये तो हो गया एक प्रोसीजर। उसके अलावा सेंटर को डायरेक्टली अगर लगता है कि कोई भी सिचुएशन वैसा क्रिएट हो रहा है जहां की आपका सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी देश का कहीं खतरे में है, तो ऑटोमेटिक खुद ही उस केस को एनआईए को फॉरवर्ड सेंटर कर सकती है। तो इस आर्टिकल में इतना ही कुछ था। तो इतनी बेसिक जानकारी इसके बारे में होनी चाहिए। ये एज ए क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है इंटरनल सिक्योरिटी वाले टॉपिक के अंतर्गत में, तो इसको थोड़ा बहुत जानना जरूरी है हमारे लिए। अगला जो आर्टिकल है वो है मनरेगा में जो फंड दिया जाता है। अभी करंट में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने आवाज उठाई थी कि उनका जो है पैसा बहुत दिनों से मनरेगा के अंदर वाला पैसा नहीं दिया गया है, जिससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो ये आर्टिकल उसी की स्क्रूटनी करते हुए जांच पड़ताल उसी चीज का किया है कि सिर्फ बंगाल है कि और भी जगहों पे इसका पैसा बाकी है, मनरेगा के अंतर्गत में स्टेट्स का पैसा। तो इसमें जो फाइंडिंग इन्होंने पाई है वो ये है कि वेस्ट बंगाल का जो पैसा है वो करीब 7,130 करोड़ रुपए मनरेगा के अंतर्गत में वो दिया जाना है, और ये करीब जो है जनवरी 2022 के बाद से पेमेंट रुका हुआ है, उसके बाद से पेमेंट नहीं हुआ है। और जो वो अमाउंट आपको बताया गया कि 7130 करोड़, इसमें से 2800 करोड़ जो वेज पेमेंट है, जो मजदूरों को उसका डेली का भत्ता दिया जाएगा, डेली का तनख्वाह उनको दिया जाएगा, उस अमाउंट का है। हाँ, जो अगली बात यह है कि आर्टिकल ही इस बारे में है कि वेस्ट बंगाल में ही ये प्रॉब्लम है कि और भी जगह पे। तो ये प्रॉब्लम काफी सारे स्टेट्स में बताया गया है। जैसे बिहार में बताया गया कि उसका टोटल ड्यू जो है 2611 करोड़ रुपए टोटल ड्यू है, जिसमें कि 701.28 करोड़ ये मजदूरों के उनका जो वेज है उनके लिए है। एमपी का ड्यू अमाउंट 1322 करोड़ है। इसी टाइप का डाटा आपका छत्तीसगढ़ के लिए भी दिया गया था। जबकि जो मनरेगा एक्ट है उसके अंतर्गत में जो बेज है वो मिल जाना चाहिए 15 दिन के अंदर में। काम खत्म हुआ 15 दिन के अंदर में पैसा मिल जाना चाहिए, लेकिन ये पैसा प्रोसीजरल डिले या जो भी हो, जिस भी वजह से हो, वो डिले हो रहा है। और एक एस्टिमेट ये लगाया गया है कि टोटल जो सेंटर अभी करेंटली जो देश के वर्कर्स हैं मनरेगा के अंतर्गत में, उनका करीब 11,097 करोड़ रुपए वो बकाया है सेंटर के ऊपर। वर्कर्स को पैसा नहीं दिया जा सका है। तो जो पैसा दिया जाता है मनरेगा के अंतर्गत में वो दो पोर्शन होता है। एक होता है आपका बेज पेमेंट के लिए जो आप तनख्वाह देंगे, दूसरा होता है मटेरियल के लिए। तो जो मटेरियल के लिए पैसा दिया जाता है वो भी क्या है कि आपको अगर टाइमली नहीं मिलता है, तो अगर ग्राउंड पे हम लोग उतरते हैं तो ग्राउंड में ये होती है बात की जो पंचायत है, जो विलेज का जो आदमी है, वो सामने वाला जो भी प्रोवाइड करने वाला सप्लाई, जो रॉ मटेरियल सप्लाई करेगा, उससे वो पैसा, उससे वो सामान जो है क्रेडिट पे उठाता है। तो क्रेडिट पे उठाता है तो सामान पहली बार वो दे देगा। जब तक वो पिछले वाले का पेमेंट नहीं क्लियर होता है तब तक वो सामने वाली जो कॉन्ट्रैक्ट ये देने वाली पार्टी है, जो उसका रॉ मटेरियल देने वाली पार्टी है, वो भी सामान देने से पीछे हटेगी। तो इससे टोटल मनरेगा और उसके अंतर्गत का जो भी काम है वो पूरा अफेक्ट होता है इस वजह से। तो इस वजह से ये मनरेगा का वेज टाइमली दिया जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे यही थे सारे, और उसके अलावा एक आर्टिकल अशोक गुलाटी जी के भी द्वारा था इंडियन एक्सप्रेस में। वो बोल रहे थे कि जो राइस और व्हीट एक्सपोर्ट पे बैन लगाया गया है, मेन जिसका ऑब्जेक्टिव बताया जा रहा है कि घर में जो है हमारी इन्फ्लेशन आ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए। तो वो उसके अगेंस्ट में बात कर रहे थे, बहुत सारे फैक्ट और डाटा को लेते हुए चल रहे थे। तो ये मुझे लगा कि उतना ज्यादा क्वेश्चन के फॉर्म में कन्वर्ट होने वाली बात नहीं है, तो इस वजह से मैंने उस आर्टिकल को स्किप किया है।
सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें। अगर अच्छा लगे तो आप कमेंट में बताएं हमें, और कुछ सुधार करने की जो भी ज़रूरत हो आप हमें बताएं। और अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो हमारे आप टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, और जिसका कि लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में ऐड किया हुआ है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे।